हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम लेके आते हैं दैनिक समसामयिकी या करंट अफेयर्स जिसे कहें। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं ऐसे आर्टिकल की, ऐसे न्यूज एंड इवेंट्स की जो द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, पीआईबी या वेरियस न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं। साथ ही हम फोकस करते हैं कि ऐसे आर्टिकल को हम पॉइंट आउट करें, ऐसे आर्टिकल को एक्सप्लेन करें जो यूपीएससी के साथ-साथ आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में भी काम आए। यहाँ पे हमारा पर्पज ये रहता है कि आप चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, उनमें जो करंट अफेयर्स है उसको आप एक बेहतर और एक निश्चित प्लेटफॉर्म में प्राप्त कर सकें। यहाँ पर हमें आपको पीडीएफ पे मिलती है जो बाइलिंगुअल होती है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं घटना सूत्र, और वहां पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम डेली शुरुआत में करते हैं कि सबसे पहले चर्चा करते हैं कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ से कवर किए गए हैं और उन पर डिस्कशन करते हैं। तो आज हम बात करें, आज कौन-कौन से आर्टिकल प्रीलिम्स संबंधित है उनके बारे में नज़र डालें, तो पहला आर्टिकल है भारत और चिली के बीच में सीईपीए एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उसको लेकर है कि भारत और चिली चिली के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उनमें क्या डेप्थ है, उसकी गहराई देखेंगे। साथ ही चिली संबंधी कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे आपको पता है कि अटाकामा का जो डेजर्ट है चिली में है। इसके अलावा वेरियस चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम देखेंगे। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर देखेंगे हम, गोवा ने प्राप्त की पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। तो ये क्या है और केरला के बाद ये दूसरा स्टेट बना है, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा आर्टिकल बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंधों में सुधार हो रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट हैं जो अफगानिस्तान में जहाँ से बुला लिया गया था उनको वापस भेजा जा रहा है। तो क्या मायने हैं इसके, भारत अफगानिस्तान के संबंध में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, अगर तालिबान शासन में देखें, उसे हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। फिर यहाँ पे जामिया में मुस्लिम ओबीसी को लेकर जो आरक्षण की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है, वो यहाँ पे बात करेगी। तो प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर थोड़ा सा हम इसे इन्फॉर्मेशन इसकी जानेंगे। मेंस में इस तरह के आर्टिकल के जो एग्जांपल्स हैं आप दे दे सकते हैं। फिर पांचवा आर्टिकल बात करेगा, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को 5 लाख प्रवासियों के लिए जो एक कानून था उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो ट्रंप के पक्ष में है। उसे हम देखेंगे। भारत में जो अगर देखिए इलीगेशन जो इलीगल इमिग्रेशन होता है उसके बारे में जो प्रावधान है, कल भी हमने देखा था जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स होता है उसके बारे में देखा था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा अगर देखें, केंद्र ने राज्यों में सरकारी स्कूलों के जो नामांकन उसको बढ़ाने को कहा है। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जो एनरोलमेंट रेशियो है वो लगातार कम होता जा रहा है, उसके डाटा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो आंकड़े हैं, जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ावा मिले। साथ ही सरकार बहुत सारे एजुकेशन की जो इनिशिएटिव चलाती है फ्री में, उसे भी हम देखेंगे। जैसे एकलव्य स्कूल हो गया, पीएम राइज हो गया, क्या है। तो कुछ फैक्ट्स है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में इंपॉर्टेंट है। जीएस अगर 2 में देखें, जो सोशल जस्टिस का पार्ट है जिसमें एजुकेशन टॉपिक है, उसमें भी आपको मेंस में ये मिलेगा। फिर सातवां आर्टिकल, वित्त मंत्रालय ने यहाँ पे गोल्ड जो लोन होता है उसके संबंध में कुछ गाइडलाइन जारी की है, उसे देखेंगे। फिर अगर आप देखें कोविड के बाद जो जीडीपी ग्रोथ है, तो इस तिमाही में अगर देखें इस क्वार्टर में 6.5% रही, जो अब तक की कोविड के बाद जो ग्रोथ हो रही है उसमें सबसे कम परसेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, सेक्टर वाइज ग्रोथ देखेंगे। जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या ग्रोथ रेट रही है। अरुणाचल प्रदेश में नई जल विद्युत परियोजना यहाँ पे संचालित हो रही है, तो उसके क्या मायने, उसको लेके विरोध यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसे देखेंगे। साथ ही अगर देखें जो मेंस का आर्टिकल है जो बात करेगा जो एनरोलमेंट है, सिर्फ क्या एनरोलमेंट इंपॉर्टेंट है या सिर्फ स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए, या इंडस्ट्री लेड जो एजुकेशन होता है, इंडस्ट्री डिमांड बेस्ड जो एजुकेशन होता है, उसको हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। तो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके बीच जो गैप है, उसको लेकर ये आर्टिकल है, उसे हम यहाँ पे मेंस के ओरिएंटेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर अगला आर्टिकल बात करेगा रैंकिंग का भ्रम। उस संबंधी चीज़ देखें जाए, पाकिस्तान भारत का युद्ध, इसमें तो हालाँकि हमने कई बार डिस्कस किया है। तो अगर देखें तो पहला आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बाकी 2 आर्टिकल तो आप लगातार देखते ही रहते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की, जो है चिली और भारत के बीच में जो एफटीए उसको लेकर है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या हो रहा था कि भारत और चिली के बीच में एक नया व्यापारिक समझौता हो रहा है। अब उनसे व्यापारिक समझौता क्यों हो रहा है कि जिससे भारत और चिली के बीच में जो व्यापार है, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, उसको और बेहतर किया जा सके। चाहे सर्विस हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, डिजिटल ट्रेड हो, या कोई भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो। अलग-अलग टाइप की जो प्रोक्योरमेंट होती है, अलग टाइप की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, उसको यहाँ पे बेहतर करने का प्रयास है किसका? भारत और चिली सरकार का, कि इसको यहाँ पे बेहतर किया जाए। इसलिए यहाँ पे कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है? सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक तरफ से ही हो रहा है। अब इसमें क्या होता है अगर आप देखें, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों का अगर देखें बेहतर व्यापार समझौता। अगर हम देखें यहाँ पर सेवाओं का भी है,
फिर गुड्स का भी है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी इसमें शामिल किया जाता है, डिजिटल ट्रेड को, तो जिससे और बेहतर संबंधों को बनाया जा सके। अगर हम बात करें इतिहास में, यहाँ पे हम नया डालेंगे, तो आप पाएंगे जो भारत चिली के बीच में 2006 में पीटीए एग्रीमेंट साइन हुआ था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे भारत, इसका मतलब ये होता है कि कुछ देशों से व्यापार में भारत चिली को प्राथमिकता देगा। तो ये जो प्राथमिकता है उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, तो हमने 2006 में ही साइन किया था, और इसको हमने विस्तार किया 2017 तक। 2017 में हम इसे 96 के आसपास जो गुड्स थे उसमें हमने शामिल कर दिया। तो ये हमने दिया था, बाद में हमारे चिली का संबंध बेहतर रहा और हमने लगातार इन्वेस्टमेंट्स है, एमएसएमई सेक्टर्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है। जैसे अगर आप देखेंगे चिली में लिथियम अच्छी खासी खासा पाई जाती है, तांबा पाया जाता है, तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है चिली। तो वहाँ से हमें जब ये इम्पोर्ट करना होता है तो इससे हमारा उनका जो ट्रेड में बैरियर है वो बहुत कम रहता है और आसानी से हम व्यापार वहाँ पे कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे और चिली के बीच में, इंडिया और चिली के बीच में 3.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड है अभी वर्तमान में 2023-24 में। और भारत जो है, भारत क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है, फोर्थ, किसका, चिली का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है किसमें, एशिया में। ऑब्वियस है कि पहला चीन ही होगा, तो यहाँ पे चौथा भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत का टारगेट है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा कम से कम व्यापारिक भागीदार बने ही। अब भारत से जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उसके बारे में देखें, तो मोटर वाहन है, उसके अलावा अगर देखें दवाइयाँ हैं, इंजीनियरिंग सामान है, कपड़े हैं, ये भारत से एक्सपोर्ट होता है। भारत में इंपोर्ट क्या होता है, तो इंपोर्ट भारत में होता है तांबा, तांबा इंपोर्ट होता है, लिथियम इंपोर्ट होता है। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो फ्रूट्स होते हैं वो इंपोर्ट होते हैं, तो चिली से हमारा इस तरह से इंपोर्ट होता है। भारत बेसिकली जो लैटिन अमेरिका जो देश है सभी से अच्छे संबंध बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ये हमने इस आर्टिकल के बारे में देखा। चिली के बारे में और फैक्ट देखो आप, तो आप पाओगे जो चिली है, चिली की लोकेशन अगर आप देखो, तो अगर आप यहाँ पे ये, अगर इस तरह का कुछ देखें जो दक्षिण अमेरिका का मैप है, ये वाली जो लोकेशन ये किसकी कहलाती है, चिली की कहलाती है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजरता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, चिली की जो कैपिटल है क्या है, सेंटियागो है, ये पता होनी चाहिए आपको, सेंटियागो। वेस्ट में ये पैसिफिक ओशियन से, पैसिफिक पैसिफिक ओशियन से लगा हुआ है। जो यहाँ की लैंग्वेज स्पेनिश कहीं न कभी स्पेन के गुलाम में रहा है, स्पेन की गुलामी में रहा है। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखी जाती है। वर्तमान में जो गैब्रियल बोरिक हैं वो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ पे देख लिया। अटाकामा डिजर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अगर देखें तो जो एंडीज है, एंडीज जो श्रृंखला है, विश्व की सबसे बड़ी जो सीरीज है, अगर देखें हिमालय के बाद, तो यहाँ पे एंडीज आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका में आपको रॉकीज मिलेगी, और यहाँ पर आपको एंडीज मिलेगी, जो इसी के एक्सपेंशन एक तरह से कहा जाए, जो प्लेट टेक्टोनिक के बाद में बनी है। और ये ज्योग्राफिक टॉपिक है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने चीजें देखी। आगे हम बात करेंगे अगले आर्टिकल की। तो नया डालते हैं अगला आर्टिकल, गोवा ने प्राप्त की पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने। तो ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने 39वां स्थापना दिवस मनाया, 39वां, 1975 में जो गोवा को स्टैब्लिश किया गया था। और जब 39वां ये जो मनाया गया, उसमें क्या चीज़ सामने आई, उसमें ये सामने आया कि जो गोवा है, उल्लास जो कार्यक्रम है, उल्लास उल्लास के बारे में देखेंगे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, न्यू इंडिया, अगर देखें एक तरह से लिटरेसी प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके जो लक्ष्य हैं उसको टारगेट करने की दिशा में इंपॉर्टेंट यहाँ पे कदम उठा रहा है। अब आखिर ये कार्यात्मक साक्षरता या फंक्शनल लिटरेसी होती क्या है, इसके बारे में बात करें। फंक्शनल लिटरेसी, इसके बारे में गोवा अचीव यहाँ पे किया है, वो होती क्या है। देखिए, फंक्शनल लिटरेसी में आ जाता है व्यक्ति पढ़ने में, लिखने में, या बेसिक जो कैलकुलेशन है उसको करने में सक्षम है, कैपेबल है, तथा जो डेली की जो रूटीन्स होते हैं उसको समझ सकता है, डेली की जो प्रॉब्लम्स होती है वह सॉल्व कर सकता है। तो इसे मेजर करने के लिए बेसिकली क्या देखा जाता है, फंक्शनल लिटरेसी इसको बोला जाता है। ठीक है। अगर हम की फैक्ट्स की बात करें तो ये केरल के बाद गोवा यहाँ पे सेकंड स्टेट बना है जो इस मापदंड में सेकंड रैंक पर है। अब ये जो बात है, पीएलएफएस जो रिपोर्ट है आप देखते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है 2023-24 में, उसने भी बताया था कि जो गोवा है उसमें लगभग 94% के आसपास साक्षरता यहाँ पे देखी गई है। और जो फंक्शनल लर्निंग है वो 100% है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमें देखनी थी। अगर बात की इसमें योगदान किसका होता है, तो सबसे बड़ा योगदान होता है कम्युनिटी पार्टनरशिप का, कम्युनिटी इंगेजमेंट का सबसे बड़ा यहाँ पे रोल होता है। फिर इसके अलावा जो ग्राम पंचायत हैं, स्कूल्स हैं, है ना, इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनका भी योगदान यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे बात करें उल्लास कार्यक्रम के बारे में, उल्लास आखिर है क्या।
उल्लास क्या है, 2022 से 2027 के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जो क्या करता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, केंद्र प्रायोजित स्कीम्स है, जिसमें केंद्र, सेंटर, केंद्र व राज्य दोनों मिलके यहाँ पे कार्य करते हैं। ये तो बात होगी किसकी, उल्लास कार्यक्रम की, कि यहाँ पे किस तरह का ये प्रोग्राम है। और इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज है कि जो 15 वर्ष है, उससे अधिक आयु के जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, उनको साक्षर बनाना। खास तौर पे ऐसे लोग जो औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन से वंचित रह गए हैं, उन लोगों को यहाँ पर क्या करना, वयस्क, ऐसे वयस्कों को साक्षर बनाना यहाँ पे इसका टारगेट है। अब इसके बेसिक पर्पज अगर देखें, जो मूलभूत शिक्षा है वह देना। अगर देखें तो जो कॉग्निटिव नॉलेज है, संज्ञानात्मक ज्ञान है, उसको देना। साथ ही अगर देखें वोकेशनल ट्रेनिंग देना, सस्टेनेबल एजुकेशन देना। तो इस तरह से बहुत सारे इसके पर्पज होते हैं, जिससे जन जन साक्षर हो सके। ये सरकार का जो पर्पज है, उसको यहाँ पे फुलफिल किया जा सके। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ के आसपास पंजीकरण हो चुके हैं। और ये मोबाइल ऐप के थ्रू क्या किया जा सकता है, इसमें प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक टेस्ट भी होता है, जिसे एफएल नेट बोला जाता है। एफएल नेट, ये फंक्शनली लिटरेसी न्यूमेरिक असेसमेंट टेस्ट होता है। ये बात हो गई किसकी, कार्यात्मक जो शिक्षा के बारे में। या अगर देखें यहाँ पे जो फंक्शनल एजुकेशन है, फंक्शनल लिटरेसी को लेके जो प्रोग्राम है, उल्लास, उसको लेके। उल्लास के अलावा अगर देखें, कुछ एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट के और इनिशिएटिव, मेजर इनिशिएटिव इन गवर्नमेंट सेक्टर, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी आ गई या कुछ भी ऐसी चीज आ गई तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एजुकेशन में, इनमें नजर डालें तो पहला है, इनमें अभी तो सबसे बड़ा एजुकेशन इनिशिएटिव है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता 2020 में आई है, जिसमें पर्पज ये है कि जो 34 वर्ष पुरानी जो भारत की शिक्षा नीति है, 34 ईयर ओल्ड, उसको यहाँ पे और बेहतर करना। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया 5+3+3+4, जो स्कूल कॉलेज संरचना है, उसको यहाँ पे इस तरह से बांटा गया है। मातृभाषा की शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है, 3 जो लैंग्वेज, उसको फार्मूला को लाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। स्किल डेवलपमेंट को, डिजिटल जो एजुकेशन है, डिजिटल शिक्षा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं अगर देखें दूसरा जो सरकार की इनिशिएटिव प्रमुख है, जैसे अगर देखें समग्र शिक्षा अभियान, एसएसएम। ये एसएसएम जो है ना, जो 2018 से लागू किया गया है, ये बेसिकली 3 योजनाएं थी, उनको यहाँ पे मिलाया गया है। पहली आपने स्कीम सुनी होगी, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सुना होगा, जो बहुत पहले थी। एक पेंसिल होती थी जिसमें 2 बच्चे बैठे होते, तो आपने इसको गवर्नमेंट के जो एड्स वहां पे देखा होगा। इसके अलावा दूसरी स्कीम थी RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और तीसरी स्कीम थी टीचर एजुकेशन। तो तीन ये बेसिकली योजनाएं, 3 बेसिकली यहाँ पे योजनाएँ थी, जिनको एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके समग्र शिक्षा अभियान को बनाया गया, कब, 2018 में। ये तो बात हो गई कि समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। इसके अलावा सरकार ने कुछ और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। ये हम इसलिए भी देख रहे हैं कि एजुकेशन का जो आर्टिकल मेंस में भी है, तो कुछ जो अदर इनिशिएटिव आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा पीएम श्री स्कूल के बारे में, पीएम श्री स्कूल के बारे में, स्कूल्स के बारे में 2022 में। पीएम श्री जो स्कूल्स है, पीएम राइजिंग स्कूल है, वो 14,500, मतलब अगर आप नंबर्स देखें, 14,500 जो स्कूल्स हैं, उनको आदर्श स्कूल बनाने की यहाँ बात हो रही है। इस स्कीम्स के तहत आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। आदर्श स्कूल कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल क्लासरूम बनाया जाना, डिजिटल क्लासरूम। उसके अलावा स्मार्ट लैब बनाना, स्मार्ट लैब बनाना। उसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी है, उसका यूज़ करके यहाँ पे सारा काम करना। जैसे अगर आप देखेंगे, जो अब बहुत सारे स्कूल्स में सोलर पैनल्स होते हैं, वहाँ से एनर्जी प्राप्त करना और उसको डिजिटल क्लासरूम में उसको यूज़ करना। तो इस तरह से पीएमसी स्कूल्स की योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। इसके अलावा ईएमआरएस के बारे में आपने सुना होगा। ईएमआरएस क्या है? ईएमआरएस, ईएमआरएस बेसिकली है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इन्हें कहा जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू संचालित होती है। और हर ब्लॉक में जहाँ भी अगर आप देखेंगे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा हो, या जो ट्राइब है, जो मतलब जनसंख्या एसटी का वहाँ पे 50% हो, जो टोटल जनसंख्या है, तो वहाँ पर एकलव्य विद्यालय की यहाँ पे बात होती है। जो हाई क्वालिटी जो एजुकेशन है, और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है, उसके लिए यहाँ पे बेहतर स्कूल्स होते हैं। इसके अलावा उल्लास कार्यक्रम के बारे में हमने देखा ही। एक और जो इनिशिएटिव है, खासतौर पे एजुकेशन पोर्टल को लेके देखें, दीक्षा पोर्टल, जिसमें बात होती है कि जो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच है, एक तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज शेयरिंग जिसको बोला जाता है, जिसमें आप देखेंगे 35 प्लस जो लैंग्वेज है, उसमें एजुकेशन का कंटेंट है, वहाँ से आप कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे स्वयं पोर्टल है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। निपुण भारत इनिशिएटिव है, जहाँ पे जो कक्षा 3 तक के जो छात्र हैं, उनमें जो बेसिक लर्निंग है, साथ ही के जो देखेंगे कि जो कॉग्निटिव लर्निंग, उसको प्रमोट करने के लिए निपुण भारत स्कीम्स का यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया, प्रमोट किया गया। इसके अलावा नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, शिक्षा सेतु पोर्टल है, बहुत सारे इनिशिएटिव एजुकेशन सेक्टर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंधों में क्या सुधार हो रहा है। आपको पता है कि अब पाकिस्तान में 1990 के बाद से ही लगातार यूएस ने कोशिश की जो तालिबान उसको खत्म किया जाए और तालिबान को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, वहाँ पे सरकार गठित की। बाद में आप देखेंगे लगभग 4 साल पहले तालिबान ने फिर से वहाँ पे कब्जा कर लिया और यूएस की मिलिट्री है उसको वहाँ से जाना पड़ा। जो वहाँ की सरकार है वो पूरी तरह से गायब हो गई एक तरह से। इसके बाद जब जब से तालिबान सरकार आई तो बहुत सारे देशों ने क्या किया था उनसे जो संबंध थे कहीं न कहीं तोड़ दिए थे एक तरह से। भारत ने भी अपने डिप्लोमेट को बाहर वापस बुला लिया था। और पाकिस्तान पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं, उन पे भी अटैक हुआ था। तो उनके भी जो बेहतर संबंध हैं, अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है यहाँ पे, अफ़गानिस्तान से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। तो उसने जो अपने डिप्लोमेट हैं, ये जिनका नाम उबैद निजमानी है, उनको पुनः काबुल भेज रहा है, जिससे उसके बीच संबंधों को बेहतर बनाया जा सके। अब आपके मन में ये बात आई होगी, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, लेकिन भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी के जो पड़ोसी होते हैं, वो हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है। साथ ही अगर जो लोकेशन आप देखें अफ़गानिस्तान की जो भारत की इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में बहुत पहले से ज़्यादा रही है। आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बारे में देखिए, फिर चाबहार के थ्रू हम उसको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चाबहार के बारे में अगर आप देखेंगे, ये इंडिया है, यहाँ पे आप देखेंगे और पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, ये ईरान पार्ट है, ईरान है और ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान है। अब जो अफ़गानिस्तान उसके पास क्या सी कोस्ट नहीं है, समुद्र तट नहीं है, तो हमें वहाँ पे जाना है तो हम क्या करेंगे, चाबहार पोर्ट हमने बनाया ईरान में और ईरान के थ्रू हम अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करेंगे और जो ट्रेड है, जो चीज़ें उसको बेहतर करने की दिशा में हमने ये स्टेप उठाए थे। अब वो कहीं न कहीं आगे की जो डेवलपमेंट है रुक गई थी तालिबान सरकार के बाद, तो आवश्यकता है यहाँ पे भारत को भी जो बेहतर संबंध है उसको यहाँ पे इस्टैब्लिश करना चाहिए। एटलीस्ट जो डायलॉग है उसे यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए, ये तो बात हो रही है। अब इस संबंध में ऐसा नहीं है कि भारत ने इनिशिएटिव नहीं लिया। आप देखेंगे कि जो 15 मई को ही 2025 को भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं आमिर खान, उनसे टेलीफ़ोन में बात की थी और जो 2021 के बाद जो तालिबान सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच जो पहला ये एक तरह से संपर्क बनाने का प्रयास था। फिर अब देखें 2025 में जनवरी में ही भारत के जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री उनसे मुलाकात की और जो इकोनॉमिक जो टाइज़ हैं उसको लेकर बेहतर करने की दिशा में उन्होंने प्रयास किए। साथ ही अफ़गान नागरिकों के लिए वीज़ा बहाल सरकार ने कर दिया है हाल में। इसके अलावा जो चाबहार बंदरगाह उसके माध्यम से जो ट्रेड है उसको यहाँ पे एक्सपेंशन करने की बात हो रही है। ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत सारे सरकार ने भारत सरकार ने दिए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार बहुत पहले से प्रयास कर रही है और उसको भी यहाँ पे बढ़ाया तो कहीं न कहीं जो सॉफ्ट पावर है भारत की अफ़गानिस्तान में वो वैसे बेहतर है। तो इस दिशा में ये आर्टिकल था, हमने यहाँ पे इसको देखा। अगला आर्टिकल बात करेगा संसदीय समिति एएमयू जामिया ने मुस्लिम ओबीसी के लिए प्रवेश व रोजगार आरक्षण की समीक्षा करेगी। इसके बारे में ये आर्टिकल है। ओके? तो यहाँ पे नज़र डालें, इससे पहले एक बार मैं थोड़ा-सा गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। तो यहाँ पर क्या है मैंने देखना है इस आर्टिकल में बात ये की गई है कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधित जो एक संसदीय स्थायी समिति है, एक ओबीसी से रिलेटेड, वो 13 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय, एएमयू और जेएमआई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। मतलब सीधी-सी बात है कि जो ओबीसी वेलफेयर कमेटी है, ठीक है? तो ओबीसी से रिलेटेड जो व्यवस्थाएँ हैं, खास तौर पे एजुकेशन सेक्टर को लेके, उस संबंध में एएमयू, जेएमयू के जो कार्य है, उनका एक तरह से समीक्षा किया जाएगा, एक तरह से असेसमेंट किया जाएगा, चाहे प्रवेश संबंधी हो, चाहे एजुकेशन संबंधी हो। ये सारी बातें यहाँ पे याद रखी जाएगी। उस संबंध में एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी की जो अध्यक्षता है गणेश सिंह करेंगे और उसकी असेसमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करें कि कौन-कौन संस्थाएँ, ये ऐसी संस्थाएँ जो मुस्लिम ओबीसी हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करने का प्रयास यहाँ पे करती हैं। एएमयू और जेएमआई की जो आरक्षण रणनीति है, उसमें अगर देखें तो कहीं न कहीं अगर आप पाएँगे कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ में 10% आरक्षण की बात होती है, खास तौर पे मुस्लिम ओबीसी के लिए। फिर मुस्लिम में भी अगर आप देखें जो क्लासिफ़िकेशन है देखने को मिलता है जनरल ओबीसी, एससी, एसटी ये सारा। तो जो 10% ओबीसी हैं मुस्लिम में, उनको यहाँ पे जामिया में रिज़र्वेशन का प्रोविज़न है। 5% अगर हम नज़र डालें, 10% यहाँ पे मुस्लिम ओबीसी उनके लिए। फिर 5% महिला जो ओबीसी हैं, जो महिला हैं बेसिकली मुस्लिम में। इसके अलावा जो अदर जो बैकवर्ड है उनके लिए 10% का प्रावधान है, जो दिव्यांग है, विकलांग है, एक तरह से 5% उनका उनके लिए प्रोविज़न है यहाँ पे तो ये बेसिकली बात कर रहे हैं प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको यहाँ पे याद रखना है। इसे हमने यहाँ पर देखा। यह मुद्दा बेसिकली जो उच्च शिक्षण संस्थान में धर्म आधारित, रिलिजन बेस्ड और सोशियो इकोनॉमिक जो बेस्ड आरक्षण की व्याख्या और अल्पसंख्यक संस्थानों की संवैधानिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जो आर्टिकल 331 है
तो बात करते हैं अल्पसंख्यक जो अपने संस्थान है स्थापित कर सकते हैं और उन्हें गवर्न कर सकते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं, उसके संबंध में यहाँ पे बात थी। तो यहाँ पे इसको रिव्यू करेगा, उसके बाद जो चीज़ें डिटेल सामने आएगी उस पर हम ऑलरेडी उस पर तो तब चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे इतना जानना इंपॉर्टेंट तो हमने देख लिया। अगला आर्टिकल बात करेगा अमेरिका ने जो बातें करी हैं यहाँ पे, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके संबंध में। तो यहाँ पे हम इसको इस पे नज़र डालते हैं। बात करें आज के आर्टिकल की, तो इसमें यह कहना चाहते हैं कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को 5 लाख जो प्रवासी थे, आपको पता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, आप नज़र डालिए, चाहे मैक्सिको से देखें, चिली से देखें, साउथ अमेरिका जो कंट्रीज है वहाँ से भी, एशिया से भी, तो बहुत सारा प्रोविजन यहाँ पे करना पड़ता है, बहुत सारे कानून है इस चीज़ को लेके जिससे माइग्रेशन कम किया जा सके। अब एक चीज़ थी टीपीएस, टीपीएस जिसको टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस बोला जाता है, उसे हटाने की अनुमति किसे दे दी है? गवर्नमेंट को दे दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या है, टीपीएस जो सिस्टम उसे हटा सकती है जहाँ पे 5 लाख जो प्रवासी हैं जिसमें रजिस्टर्ड थे। अब ये प्रवासी अगर देखें कहाँ के थे, क्यूबा के, हैती के, वेनेजुएला, निकारागुआ, इन जगहों से ये प्रवासी आए हुए थे। इनको मानवीय आधार पर, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर यहाँ पे रहने की अनुमति मिली थी, साथ ही साथ रोजगार की भी अनुमति मिली थी टीपीएस के तहत। इस टीपीएस का जो प्रोविजन एक्ट के थ्रू किया गया था, उसके संबंध में जो ट्रम्प सरकार ने डिसीजन लिया कि इसको हटाएंगे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन डिसीजन लिया कि जो गवर्नमेंट है इसे हटा सकती है, टेम्पररी जो प्रोटेक्टेड स्टेटस है इसको यहाँ पे रिमूव कर सकती है। तो इस मिलने वाले व्यक्ति अगर देखें तो उसे डिपोर्टेशन से कहीं न कहीं सुरक्षा मिल जाती थी, वर्क परमिट मिल जाता था। तो ये डिसीजन 2025 में आया है। हालाँकि 2022 में जो एक लोअर कोर्ट है उसने इस फैसले में इसके अगेंस्ट फैसला सुनाया था और टीपीएस को कंटिन्यू करने की बात की थी, लेकिन वर्तमान में ये फैसला टीपीएस को हटाने की शक्ति सरकार को यहाँ पे दे रहा है कि वो हटा सकती है बेसिकली। नतीजतन जो टीपीएस समाप्त करने करने पर ट्रम्प प्रशासन का फैसला अब वैध माना गया है। इसमें कार्यपालिका जो है अधिक नियंत्रण कार्यपालिका को मिल गया है, न्यायपालिका की भूमिका सीमित हो गई है, एक तरह से ऐसा देखा जा रहा है। और इसमें देखें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास हैती के लोग हैं, निकारागुआ के 1.5 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे जो 5 लाख के आसपास जो लोग हैं, इससे जो माइग्रेटेड लोग हैं, वो इससे प्रभावित हो गए। हालाँकि इससे लेके चिंताएँ भी हैं, जो खासतौर पे लिबरल जो जज हैं, वो बात करते हैं कि अचानक ऐसे निर्वासन कैसे पॉसिबल होगा? हम उन्हें कैसे वहाँ वापस भेज पाएँगे? परिवार वगैरह जो फैमिलीज़ है, वो सारा भी टर्न होगा। इन यूएस में भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। ये यहाँ पे बात हो रही है। तो टीपीएस क्या था, इसके संबंध में हमने यहाँ पे देख ली बात। अगला आर्टिकल बात करें, केंद्र ने राज्यों में सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ाने को कहा है। ये यहाँ पे बात हो रही है। गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो अगला आर्टिकल क्या बात कर रहा है? अगला आर्टिकल जानने से पहले थोड़ा-सा एक नज़र यहाँ पे हमने नहीं डाली, इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। भारत में क्या कानून है, खास तौर पे डिपोर्टेशन से लेके। तो भारत में कानून क्या है, एक तो विदेशी नागरिक अधिनियम और फॉरेनर एक्ट है। विदेशी नागरिक अधिनियम, फॉरेनर एक्ट 1946 है। उसमें क्या प्रावधान है कि भारत में जो लोग आए हैं, जो विदेशी या जो माइग्रेट करके आए हैं, उनको लेके प्रवेश देना है, उनको निकालना है, डिपोर्ट करना है, क्या प्रोसेस है? और ये जो धारा 3-4 है, इस संबंध में यहाँ पे बात करती है। और ये जो धारा 3-4 है इसकी, इस अधिनियम की, वो सरकार को यहाँ पे अधिकार देती है कि सरकार निकालने संबंधी, निर्वासन संबंधी प्रावधान का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जो पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट 1920 है, 1967 है, यह भी अनुमति देता है। विदेशी नागरिकों को भारत में उपस्थित को वैध ठहराने की जो अनुमति दी जा सकती है इसके थ्रू। तो ये सारी बहुत सारी भारत की पॉलिसी है। भारत को इसके अलावा अलग-अलग जो शरणार्थी जो भारत में आगमन हुआ है, तिब्बत से हो चाहे बांग्लादेश में हो, श्रीलंका जो तमिल शरणार्थी हो, रोहिंग्या मुस्लिम हो, तो अलग-अलग समय में कुछ टेम्परेरी प्रोविज़न भी किए गए हैं। लेकिन मेनली अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगले आर्टिकल की तरफ बात करेंगे, अगला आर्टिकल बात करेंगे सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट है उसको लेके। अब ये समस्या क्या हो रही है कि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे तो एनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे लोग नाम ज़्यादा लिखवा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जो एनरोलमेंट है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, वो बहुत कम होता जा रहा है। अब यह मुद्दा यहाँ पे चिंता का है। यह मुद्दा 2024-25 में जो समग्र शिक्षा स्कीम है, इसके लिए जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है उसकी बैठक में उठाया गया है। अब इसे चिंताजनक इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे जो सरकारी स्कूल में जो एनरोलमेंट है, नामांकन है सरकारी स्कूल में, जहाँ पे 64.5% था, वो घटकर 2021 से 24 के बीच में 59% के आसपास हो गया है, आंध्र प्रदेश में।
फिर तेलंगाना में अगर हम बात करें, अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है। तेलंगाना में बात करें तो 38% हुआ करता था पहले, 38% के आसपास, वो 33% हो गया है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगातार घटता जा रहा है, चाहे उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश हो, सरकारी स्कूल में ये लगातार कम होता जा रहा है। तो इसमें चैलेंज क्या है कि जो निजी स्कूल्स हैं उनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, साथ ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज हो चाहे अगर आप देखें डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, जो खासतौर पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी वो कहीं न कहीं जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल है उनको लेके अलग रहती है। जिस वजह से अगर आप देखें जो एनरोलमेंट है देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जो सरकारी स्कूल है उनको प्रतिस्पर्धी बनाने की बात है, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाने चाहिए। पीएम राइज़ का जो स्कीम है जिसमें अगर देखें आदर्श विद्यालय की बात होती थी, उनको इस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल जो टूल्स हैं, जो टीचर्स उनको यहाँ पे एजुकेट किया जाना चाहिए, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, स्किल्स दी जानी चाहिए, जैसा दिल्ली में अपनाया गया था। फिर खेल को लेकर जो कला संस्कृति उसको लेके भी यहाँ पे निवेश करने की आवश्यकता यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे निजीकरण है, वर्तमान में भारतीय स्कूल के संबंध में बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसके मायने हैं, क्या समाधान है, इसको यहाँ पे बताइए। यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर बात करें एजुकेशन को लेके क्या-क्या इनिशिएटिव उसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया, दीक्षा इनिशिएटिव, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उल्लास कार्यक्रम को लेके हम लोग देखा था, समर शिक्षा अभियान को देखा था। तो इस आर्टिकल को ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के जो मसौदा ड्राफ्ट जो गोल्ड लोन है उसके संबंध में जो छोटे उधारकर्ता हैं, जो छोटे कम मात्रा में जो लोन लेते हैं, उनके संबंध में यहाँ पे प्रावधान किए हैं। तो वित्त मंत्रालय ने क्या सुझाव दिया आरबीआई को कि आरबीआई ने जो नए गोल्ड लोन जो रूल हैं, उसमें जो छोटे उधारकर्ता हैं, उनको बाहर रखा जाए, ऐसा वित्त मंत्रालय ने कहा। क्योंकि अगर ज़्यादा रूल्स फॉलो करेंगे, ज़्यादा रेगुलेशंस बनाएँगे या अगर देखें ज़्यादा हर्डल होगा लोन लेने में, तो जो छोटे ऋण प्राप्त करता हैं, छोटे उधारकर्ता हैं, वो लोन नहीं ले पाएँगे और इससे जो स्मॉल लेवल पर जो इंडस्ट्री है, स्मॉल लेवल पर जो अगर देखें रोज़गार है या इनफॉर्मल जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें ग्रोथ कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ये यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए जो गोल्ड लोन के संबंधी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको खास तौर पे छोटे लोन में यहाँ पे छोटे लोन पे आसान बनानी चाहिए, खास तौर पे 2 लाख रुपए से कम के लोन पर। इन नियमों को छूट दी जानी चाहिए, जिससे जो एग्रीकल्चर ऋण है, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन एसोसिएशंस हैं, है ना? ये जो लोन लेते हैं उनमें आसानी बनी रहे। इसके अलावा जो स्मॉल इंडस्ट्री जो लोन लेती है, तो उनको यहाँ पे कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ये आंकड़ा भी देता है कि बैंक में लगभग देखें 9 लाख करोड़ के आसपास बैंक ने लोन दे रखे हैं और 22,049 के आसपास जो करोड़ हैं, वो एनपीए चला गया है, अभी एनपीए में है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हाँ, महामारी के बाद सबसे बड़ी धीमी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये जो आंकड़ा है किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आंकड़े कार्य सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार जो वित्त वर्ष 2024-25 है उसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पे 6.5% रहने का अनुमान है जो कोविड 19 के बाद यहाँ पे सबसे कम है ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पे कोविड 19 के बाद 2024 में आप देखेंगे 2024 की जो पहली तिमाही उसमें 7.8% प्लस ग्रोथ रही, फिर 7.6% रही, फिर 6.4 रही और अभी वर्तमान में 6.5 ग्रोथ रहने का अनुमान है। ये यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि जो 6.5 इसमें कंट्रीब्यूशन देखा जो कृषि क्षेत्र है 1.4% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। अब उसमें कम ग्रोथ दिखाने का वजह एक अनियमित मानसून की जो संभावना है, इसके अलावा जलवायु अनिश्चितता यहाँ पे ये कारण यहाँ पे व्याप्त है। इसके अलावा अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें भी धीरे-धीरे रिफॉर्म हो रहा है लेकिन उतनी अभी ये स्पीड नहीं पकड़ पाया। इसके अलावा जो निजी खपत है, प्राइवेट कंजप्शन है, प्राइवेट खपत अगर देखें तो महामारी पूर्व स्तर से अभी भी नीचे है। अभी भी आप देखें जो मिडिल क्लास है उसकी जो डिमांड पर असर पड़ा और उसकी मांग अभी कम हुई है और जब डिमांड कम होती है प्रोडक्शन कम होता है तो जो जीडीपी ग्रोथ है ऑलरेडी यहाँ पे कम रहती है। तो जब डिमांड ही नहीं है ज़्यादा मिडिल क्लास में तो इस वजह से ये जो समस्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो जीएफ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसके बारे में हमने देखा था कि टोटल में जो रियल में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कितनी वृद्धि हुई प्राइवेट व गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा उसमें 7.1% ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी यहाँ पे आंकड़ा था जो इस बारे में बात कर रहा था। अगले आर्टिकल पर नजर डालें जो बात करेगा अरुणाचल प्रदेश में नई जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे जो एटालिन जल विद्युत परियोजना यहाँ पे शुरू की जा रही है और एटालिन जल विद्युत परियोजना जो है 3,097 जो मेगावाट की यह परियोजना है और इस परियोजना को पर्यावरण क्षति है, आदिवासियों का जो प्रतिस्थापन है, पारदर्शिता संबंधी विरोध यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो द्री और टांगन 2 रिवर है यहाँ पे आप देखेंगे, द्री नदी और टांगन नदी। उन नदियों पर ये जो परियोजना बनाने का प्रावधान कर रहा है। तो जो इडू मिश्मी जो ट्राइब है वहाँ की, कौन सी ट्राइब है? इडू
इडुमिश्मी ट्राइब, इसको लेके यहाँ पे विरोध कर रही है। इस संबंध में ये आर्टिकल था, ये आपको भी याद रखना है। कुछ अलग-अलग ट्राइब्स हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे इडुमिश्मी है, गालो है, न्यासी है, पतानी जो ट्राइब है, आदी ट्राइब है, मोनपा है। तो ये जो ट्राइब है कहाँ रहती है? वांचू है, ये ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में रहती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, 2 ही नेशनल पार्क बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है। एक तो माओलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा, ये दोनों कहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। फिर पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, ईगल ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य है, वो भी है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कुछ तो अरुणाचल प्रदेश की जो बातें थी वो भी हमने यहाँ पे देख ली। इसके अलावा अगला आर्टिकल बात करेंगे यहाँ पे, अगला आर्टिकल बात करेगा केवल छात्रों का नामांकन ना करें बल्कि उनकी स्किल डेवलपमेंट दे। देखिए वर्तमान में क्या समस्या है कि जो भी कॉलेज एजुकेशन है ना, वो कहीं न कहीं जो इंडस्ट्री की डिमांड, उद्योगों की माँग उसके आधार पर नहीं है। कॉलेज में विद्यार्थी अलग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एजुकेशन जब वो जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे अलग चीज़ें डिमांड में हैं और वहाँ पे वो स्किल वहाँ पे नई-नई सीखते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ पे सीख पाते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि एजुकेशन में जो पढ़ाया जा रहा है, वो इंडस्ट्री की जो डिमांड है, माँग है, उसके आधार पर हो। अगर इंडस्ट्री की माँग को देखा जाए तो इंडस्ट्री की जो माँग है उसके बिंदुवार किया जाना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहिए, साथ ही प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन उनको इंटरवेंशन करना चाहिए और साथ में इस तरह का असेसमेंट, इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए जो उद्योग की माँग के आधारित हो। जिससे क्या हो कि लोग बेरोज़गार ना रहें। अब एमबीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद अगर लोग बेरोज़गार रहते हैं हायर एजुकेशन के बाद, तो वो भारत की जो समस्या है, को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें भारत अभी देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहा है। तो डेमोग्राफी जो डिविडेंड है उसमें ज़्यादातर यूथ भारत में है। अब यूथ के पास अगर रोजगार नहीं है तो जो भारत की जो जीडीपी है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। जीडीपी हो सकता है हमारी बढ़ती रहे, लेकिन जो डिस्पैरिटी है, जो अंतर है लोगों के बीच में, जो ऑक्सफैम रिपोर्ट जिसके बारे में बात करती है कि इनकम इनइक्वालिटी वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है स्किल बेस्ड एम्पावरमेंट की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको पहले तो परिभाषा में यही बात बता देनी, इस तरह से मेंस क्वेश्चन है, फिर आप बॉडी इसके मुख्य भाग पर बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों दिखाई देता है। एक तो रोजगार के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, फिर ना फिर आर्थिक, अगर देखा आर्थिक उत्पादन यहाँ पे बढ़ेगा। इसके अलावा नवाचार बढ़ेगा, उद्यमिता के यहाँ पे प्रावधान है। नवाचार उद्यमिता बढ़ेगी, जो नए नए युवा होंगे नए नए स्टार्टअप शुरू करेंगे, इससे अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण यहाँ पे होगा। लेकिन वर्तमान में चुनौतियां भी दिखाई देती हैं, इसको लेकर चुनौतियाँ दिखाई देती, जैसे शिक्षा रोजगार में अंतर वर्तमान में दिखाई देता है कि एमबीए बीकॉम जैसे डिग्री हैं, लेकिन अगर देखो जो बुनियादी स्किल बेसिक स्किल्स भी नहीं आती हैं। साथ ही जो ग्रामीण शहरी वो भी अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। ग्रामीण में जो एजुकेशन का स्तर है, जो शहर में शिक्षा एजुकेशन का स्तर है, वो उसके मुकाबले कम है। इसके अलावा जो टियर टू सिटीज़ है, टियर थ्री सिटीज़, वहाँ पे रोजगार की देखें तो उपलब्धता नहीं है। उनको यहाँ से जानबूझ के एक्सपोजर ना होने की वजह से उन्हें बड़े शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है, जिससे बड़े शहर में ज़्यादा माइग्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो देखिए जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स यहाँ पे कम दिखाई देता है। अगर आप बात करें सरकार ने क्या प्रयास किया, तो सरकार के प्रयास में आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे सबसे पहले तो सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है और उसमें कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड जो डिमांड बेस्ड जो एजुकेशन उसको यहाँ पे बात की है। स्किल इंडिया मिशन सरकार लेके आई। कौशल जो रोजगार मिशन है उसमें 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सरकार का लक्ष्य है कि जो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाए। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया है, अटल इनोवेशन है। एनएसडीसी को सरकार ने स्टैब्लिश किया जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को लेके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनकी भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए। तो इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, जिससे आप देखेंगे जो पाठ्यक्रम है वो प्रयास होगा जिसमें डाटा एनालिटिक्स, लॉजिस्टिक इन सब का यूज होगा, तो बेहतर पाठ्यक्रम यहाँ पे बन पाएगा। इंटर्नशिप जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी अनिवार्य किया जाना चाहिए कि हर डिग्री के साथ ही उद्योग से जुड़ी इंटर्नशिप है उसको वहाँ पे क्या करें, वो लाभ उठाएँ उसका। इंडस्ट्री अकेडमी या सहयोग होनी चाहिए। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में देखिए जो स्किल सेंटर है उनको एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जिससे वहाँ पे भी कहीं न कहीं जो रोज़गार की संभावना है बढ़ती रहे। ये बेसिकली इसके बारे में आर्टिकल था। अगला आर्टिकल बात करेगा रैंकिंग के संबंध में, भ्रम के संबंध में। बेसिकली ये बात कर रहा है कि भारत की जो जीडीपी है वो 4.5 के आसपास जो दिखा रहा है, सबसे बड़ी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन पर कैपिटा जो इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डिफरेंस आपको वहाँ पे दिखाई देगा बहुत ज़्यादा लोगों में। आपको पता है कि जो जापान है वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति उपभोग है वो ज़्यादा है। यहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत कम है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आप देखेंगे जो जापान की सिचुएशन है भारत से बहुत बेहतर है। तो जीडीपी ज़्यादा हो जाने से जो हमारी सिचुएशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाती, क्योंकि जीडीपी क्या है कि एक ऐसा मापदंड है जो सभी लोगों के द्वारा सभी लोगों की पर्सनल ग्रोथ को इंडिविजुअली लेवल पर क्या मेजर नहीं करता, ओवरऑल नेशनल लेवल को वो मेजर करता है। तो किसी देश में जो गरीब हैं, अगर वो गरीब हैं और अमीर की अगर संपत्ति बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो भी जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे बढ़ सकती है। तो इनइक्वालिटी यहाँ पे हमें टैकल करने की आवश्यकता है, इनइक्वालिटी को हैंडल करने की आवश्यकता है। भले ही रैंकिंग हमारी 4 है, लेकिन जो मानव विकास सूचकांक उसमें हमारी रैंकिंग खराब है। इसके अलावा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उसमें हमारी रैंकिंग खराब है।
एम्प्लॉयमेंट जो अवेलेबिलिटी उसके संबंध में हमारी रैंकिंग खराब है। तो ये सारी बातों के हम फ़ोकस करने की आवश्यकता है। तो जो जीडीपी सेकंड रैंक पर वो जो 4th रैंक है वो सेकंड रैंक पे भी जा सकती है क्योंकि चाइना ने जिस तरह से वृद्धि प्राप्त की है 40 सालों में, उस दिशा में अगर हम देखें तो हम भी बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ा मार्केट है, बड़ा एरिया है, सॉफ्ट पावर हमारी अच्छी है, हमारे जो लोग हैं बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इससे रेमिटेंस भी अच्छा प्राप्त होता है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें हम इसको बढ़ा सकते हैं। एमएसएमई को हम ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, एजुकेशन या हेल्थ केयर को सेक्टर को हम यहाँ पे और बेहतर कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे ध्यान में रख के हम इसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा था। इसके अलावा लास्ट आर्टिकल बात करेगा पाकिस्तान के संबंध में है। पाकिस्तान के संबंध में ये आर्टिकल ये था कि भारत पाकिस्तान की भ्रम के बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे है जिसमें ये बात हो रही है कि भारत में जो सिस्टम है गवर्नेंस सिस्टम है, पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम अलग है। तो पाकिस्तान की ये आर्टिकल बेसिकली पाकिस्तान ओरिएंटेड है, उसमें बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान में धार्मिक राष्ट्रवाद है, इसके अलावा जो सैन्य वर्चस्व है, जिस वजह से आप देखें जो वहाँ का लोकतंत्र है वो निखर कर सामने नहीं आ पाता, वहाँ की लोकतंत्र की जो भावनाएँ हैं, वह सामने नहीं आ पाती, इसलिए पूर्ण लोकतंत्र इसे नहीं माना जा सकता। वहाँ पे लोकतांत्रिक असफलता देखी गई है, जितने भी प्रधानमंत्री वहाँ पे चुने गए, किसी ने अभी नहीं पूरा पूरा कार्यकाल नहीं पूरा किया। कई बार तख्तापलट देखने को मिला है, तो वहाँ की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफ़ी खराब है, इकोनॉमिकल सिचुएशन भी काफ़ी खराब है। उस संबंध में आप देखें तो यहाँ पे एक तरह की पाकिस्तान की रणनीति भी है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही जो ग्लोबल पावर उसमें यहाँ पे भारत खुद को एस्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत एक वैश्विक ताकत बने, वैश्विक ताकत के निकल के सामने आए। इसलिए लगातार यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा प्रयास रहता है कि भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल अफेयर्स में लगातार दखल-अंदाज़ी करना, जिससे भारत लगातार अपने बॉर्डर्स में ही इन्वॉल्व रहे और कभी भी जो ग्लोबल इश्यू है उस पे ज़्यादा फोकस ना कर पाए। इस संबंध में आर्टिकल था जिसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा-सा देखा। साथ ही आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।